स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह जनरली जो 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल यानी जो डी ब्लॉक केमिस्ट्री 12th क्लास में पढ़ना है। ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो CBSE बोर्ड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे उनको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है। और जो मेन मुद्दा आज हम लोग का है, फिर जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको आज पारामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक नेचर पता करने आना चाहिए, फिर उसको निकालने आना चाहिए कि या जिंक +2 है या फिर स्कैंडियम +3 है, फिर वेनेडियम है या फिर क्रोमियम +2 है, तो कैसा नेचर का होगा, पारामैग्नेटिक नेचर का होगा कि फिर डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो यानी डी ब्लॉक केमिस्ट्री के ट्रांजिशन मेटल सीरीज यानी 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो आपको 3D सीरीज है उसमें स्कैंडियम से जिंक तक के हम लोग आपका क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखेंगे और उसके साथ साथ मैग्नेटिक नेचर। तो आज इस वीडियो में मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। और जब यह सीख लेंगे, क्योंकि मैं अभी इंस्टीट्यूट में अभी ऑफलाइन जो हम लोग की क्लास चलती है उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर हैं, तो बहुत सारे बच्चे को ये नहीं आ रहा है जो कि हालांकि 11th क्लास में सीखा जाता है बेसिक केमिस्ट्री। मैंने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया बहुत बच्चे को, तो फिर उन लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनरली उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वीडियो है और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये निकाल लिए, अगर सिंपल मेटल का आप निकाल लिए, एटम का निकाल लिए, तो जाकर फिर कॉम्प्लेक्स का निकाल पाएंगे। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स का निकाला था, बताइए कि कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले सिंपल मेटल का निकालना सीख लो, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स का सीखेंगे, ठीक है। तो फिर से कहते हैं स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्लाइमेट के लिए भी सोचना हम लोग की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वातावरण और इन्वायरमेंट का सोचना हम सभी की जिम्मेवारी है। और मैं तो इसके लिए साइकिलिंग करता हूँ, आप लोग भी साइकिलिंग करें तो अच्छा रहेगा। और मैं तो इंस्टीट्यूट में बच्चा लोगों को पता है कि सबको बोलता हूँ कि साइकिलिंग करो मिनिमम 10 किलोमीटर। खैर चलो, तो हम लोग आते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ये पता करना हो कि स्कैंडियम या फिर स्कैंडियम +3, जिंक या फिर जिंक +2 वह कैसा शो करता है, पारामैग्नेटिक नेचर शो करता है, फिर डायमैग्नेटिक करता है, फिर उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये पता करना है बस। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए हमको जिंक के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले जिंक लिखा और जिंक का एटॉमिक नंबर आपका 30 होता है। तो सबसे पहले इसका कन्फिग्रेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अगर हम इसका निकालें तो हमको देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू d ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग, जिस ऑर्बिटल में जा रहा है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है। मेरे अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, ऐसे नाइट्रोजन का लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो नाइट्रोजन p ब्लॉक का एलिमेंट है। मान लो ऑक्सीजन का तो लिखो 1s2 2s2 2p4। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया आपका p ब्लॉक के p ऑर्बिटल में, तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। उसी प्रकार लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? d में, तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। पता कर लिए। अब यहाँ क्या है? 3d10। तो अब d का बक्सा बनाइए आप, इससे कोई लेना देना है। d का बक्सा बनाइए। अब d का बक्सा बनाइएगा 1 2 3 4 5 बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 बन गया। d में कितना इलेक्ट्रॉन? 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यह डायामैग्नेटिक नेचर का है। इसको डायमैग्नेटिक हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे और पैरामैग्नेटिक को P से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो लिखना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो 3d10 आप देख लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं भी आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अपवार्ड में है तो इसका स्पिन वैल्यू +1/2 होगा। और इसी में अगर मान लीजिए ऐसे नीचे लिखा है तो डाउनवर्ड में यानी स्पिन वैल्यू इसका -1/2 होगा। और इसी को अगर ऊपर की तरफ अपवार्ड में हो या फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड में हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है या फिर नीचे हो, अनपेयर्ड है। और इसी में आप क्या करो, एक बक्सा फिर बनाओ। और मैंने एस ऑर्बिटल, ये जो बता रहे हैं वो एस ऑर्बिटल का, यही नियम p पे भी लागू होता है और यही पे आपको d पे भी लागू होता है।
और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और एक आप नीचे करते रहो, यानी कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या होगा, पेयर्ड हो गया। क्या हो गया, ये पेयर्ड हो गया। तो जब भी किसी सिस्टम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट हो गया उस बक्सा में, सीधा समझो बक्सा देहाती भाषा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपको पारामैग्नेटिक नेचर। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, पारामैग्नेटिक नेचर। और पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, पेयर हो जाएगा, तो फिर डायमैग्नेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। तो अब देखो जिंक में सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, इसीलिए यह क्या कहला है, डायमैग्नेटिक नेचर का। कैसा कहला है, डायमैग्नेटिक नेचर का। और हमने बोला कि पारामैग्नेटिक को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये तो क्या अनपेयर्ड है, ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। और ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो पेयर्ड होगा वो आपको डायमैग्नेटिक कहलाएगा, और जो अनपेयर्ड होगा पारामैग्नेटिक कहलाएगा। तो ये आपका डी है, क्या है, डी। डी से डायमैग्नेटिक, पी से पारामैग्नेटिक। तो जो जिंक है आपको क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड है। अगर मैं जिंक +2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, जिंक +2 की, तो आपको पता है जब भी आप कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसका आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालिए। तो आउटर मोस्ट सेल कौन, इसमें 4s है, तो 4s से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सिस्टम क्या बनेगा, D10 बनेगा। सिस्टम क्या बनेगा, D10। और अभी आप देख रहे हैं कि D10 क्या पूरा फुलफिल है, यानी पूरा भरा पड़ा हुआ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे के सारे बक्सा में पेयर है। इसका मतलब ये क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर का है, यानी जिंक और जिंक +2 दोनों डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ आयरन, क्या कह रहा हूँ, आयरन, तो आयरन का कन्फिग्रेशन लिखते हैं आप, तो क्या लिखते हैं, 4s2 3d6। अगर आप आयरन +2 लिखेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 3d6। अब डी का जब आप बक्सा बनाएंगे, आप सिंपल देखिए 5 बक्सा बनाइए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो गया। हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही पता करना है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो 1 हो या फिर 4 हो, पारामैग्नेटिक नेचर का हो ही गया। अगर Fe+2 करोगे तो D6 सिस्टम, ये भी पारामैग्नेटिक का हो जाएगा। Fe आप +3 पता करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 4s खत्म है, और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और 5, तो इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा 5। ये जो यहाँ पे पेयर था वो क्या हो जाएगा, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 हो जाएगा, ये भी पारामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डी ब्लॉक के जो 3D सीरीज है उसका हम लोग डायमैग्नेटिक पैरामीटर निकालने की कोशिश करें। आप कुछ हम NCERT का सवाल लेते हैं और उससे सिखाते, जैसे निकल कॉपर का ले लीजिए आप, जैसे निकल +2 का ले लीजिए, और आप कॉपर +2 का लीजिए, इसका पता करिए। सिंपल, इसका अगर जो बिना चार्ज वाला आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर 28 होगा, तो उसका आप क्या लिखेंगे कन्फिग्रेशन, 4s2 3d8। ठीक, अब +2 वाला है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इसका कन्फिग्रेशन 3d8 हो गया। बक्सा बना दीजिए डी का, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे देखो, 2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये और एक अनपेयर्ड ये, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा आपका, पारामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अगर कॉपर +2 की बात करें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो सीधा कॉपर लिखिए, इसका क्या होता है 4s1 3d10। ठीक, यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक यहाँ से चला जाएगा, अब फिर एक और निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा D9 सिस्टम। D9 सिस्टम की बात करेंगे तो मैंने इसी का बक्सा बनाया, इसमें भर दो, 2 4 6 7 8 है, एक भर दो, अनपेयर्ड हो गया, तो ये भी क्या होगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर D1 हो, एक चीज़ सुन लो सिंपल, मैं लास्ट कंक्लूजन क्या देना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीका, अगर कहीं भी आपको D1 हो, D2 सिस्टम हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो और D9 हो, अगर यहाँ तक आ रहा है तो ऑल आर पारामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अगर 1 है तो भी अनपेयर्ड है, 2 है तभी अनपेयर्ड है, 3 है तभी अनपेयर्ड है, 4 है तभी अनपेयर्ड है, 5 है तभी भी अनपेयर्ड है। ये पाँचों को बक्सा बना, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड है, पाँचों अनपेयर्ड है, इसका मतलब सारा सारा पारामैग्नेटिक है। D6 करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी मगर नेचर तो पारामैग्नेटिक होगा। D7 करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी मगर पारामैग्नेटिक होगा। D8 करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी मगर नेचर पारामैग्नेटिक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह जाएगा अनपेयर्ड ना।
जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए 2 3 4 5 6 है, 7 करिए तो 3 अनपेयर्ड, 8 कीजिए तो 2 अनपेयर्ड, 9 कीजिए तो 1 अनपेयर्ड। हाँ 10 जब ये करेंगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, तो डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिंक और जिंक प्लस 2 ऑलवेज डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक। और अगर हम बात करें D1 D2 यानी स्कैंडियम प्लस 3, हाँ स्कैंडियम प्लस 3 में आप लिखोगे उसका देख लो, ये अच्छा सवाल है। अगर मैं बात करूं स्कैंडियम प्लस 3, तो इसका अगर स्कैंडियम का नॉर्मल कन्फिग्रेशन खींचोगे तो 4s2 3d1। अब 3 निकालना है तो 2 यहाँ से खत्म करो, 1 खत्म करो, यानी Da खत्म हो गया तो P में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P पूरा फुलफिल होगा, तो क्या हो जाएगा, यह डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो स्कैंडियम प्लस 3 जिंक प्लस 2 डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। बाकी मैं NCERT एग्जाम्पल उठाऊँ, और मेरे पास NCERT किताब है, आप लोग के पास भी होगा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको मैग्नेटिक नेचर के बारे में दिख रहा है। तो आप देखिए स्कैंडियम प्लस 3, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 0 हो जाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। टाइटेनियम आपका प्लस 2 में हो, प्लस 3 में हो, वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वेनेडियम प्लस 2 में हो, क्रोमियम आपका प्लस 2 में हो, मैग्नीज प्लस 2 में है, आयरन प्लस 2 में हो, कोबाल्ट प्लस 2 में हो, निकल प्लस 2 में हो, कॉपर प्लस 2 में हो, इस सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होगा, तो मैग्नेटिक वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, और ये सारे पारा मैग्नेटिक नेचर के होंगे। यानी सिर्फ स्कैंडियम प्लस 3 और जिंक प्लस 2 आपका डायमैग्नेटिक शो करेगा। बाकी सिंपल यार हटाओ यार, ये बुक से क्या देखना, सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। D1 से D9 जाओ, आप पारामैग्नेटिक लगाओ, और D10 और D0 आप डायमैग्नेटिक लगाओ। ये आपको समझ में आया होगा। और मैं अगर कहोगे तो मैं NCERT लिख देता हूँ एग्जाम्पल, घर पे आप लोग चेक करना। मैं लिखता हूँ कुछ सवाल NCERT के हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। देखिए स्कैंडियम प्लस 3 चेक करो, फिर आप टाइटेनियम प्लस 3 चेक करो, टाइटेनियम प्लस 2 चेक करो, वेनेडियम प्लस 2 चेक करो और क्लास में बताना हमको। मैग्नीज प्लस 2 चेक करो, आयरन प्लस 2 मैंने चेक कर दिया, फिर भी चेक करो। कोबाल्ट प्लस 2 चेक करो, पारा है कि डाया है। निकेल प्लस 2 मैंने चेक कर दिया, फिर भी चेक करो। और कॉपर प्लस 2 मैंने चेक कर दिया, फिर भी चेक करो। तो ये सारे चेक करो और देखो कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, और इसमें ये पता करो कि ये सब पारा है कि डाया है। बट मैंने तो बता ही दिया कि D1 से D9 जाओगे तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा, और D10 क्या हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा क्या बोलते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स में कैसे पारा डाया पता करें, और नेक्स्ट क्लास में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ही बताएंगे। तो लेक्चर 1 मान लो, और मैंने कोऑर्डिनेशन सीरीज बनाया, सब लेक्चर को मैं कोऑर्डिनेशन सीरीज में प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा। सारा कुछ अपने करना पड़ता है, थोड़ा डिले होता है, और इंस्टीट्यूट में पढ़ाना पड़ता है तो थक जाते हैं, तो समय बहुत कम मिलता है, तो इसलिए यूट्यूब पर थोड़ा रेगुलर नहीं रह पा रहा है, बट कोशिश करेंगे रेगुलर रहे। तो आपको समझ में आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लिया आप। जैसे एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे ये आयरन मैग्नीज प्लस 2 का मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो मैग्नीज का अगर सीधा कन्फिग्रेशन लिखोगे आप तो एटॉमिक नंबर 25, तो 4s2 और 3d5 हो गया, ठीक है। अब Mn प्लस 2 की बात हो रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा D5। तो जब बक्सा बनाओगे D का तो आप देखोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचों का पाँचों अनपेयर्ड है यार, तो ये तो पारामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा इसको पेयर बनाएंगे तो छठा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अभी 5 था ना, और छठा इलेक्ट्रॉन करेंगे तो अनपेयर्ड की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। 7वां इलेक्ट्रॉन करेंगे तो अनपेयर्ड की संख्या कितना, 3 हो गई। 8वां इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या, अनपेयर्ड की संख्या 2 हो गई। 9वां करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1 हो गई। और 10वां करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई। समझ में आ गया। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हो, और फिर NCERT D ब्लॉक में इस सबका क्वेश्चन है बनाना। फिर जाके नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाएंगे, और वो जब निकालेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट और उसका पारा डाया सिखाएंगे, तो जाके आपका ये क्लियर होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको 11th क्लास में सीखा जाता है, बट बच्चा लोग सीखते नहीं, तो मैंने इसको वीडियो बना के समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आपको आया, अच्छा लगा लेक्चर, तो उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जहाँ तक हो केमिस्ट्री के विद्यार्थियों को इस वीडियो को पहुँचाओ। ये थोड़ा सा मेरे लिए काम करो, क्योंकि मैं बोलता नहीं जनरली, तो मैं सोचा कि बोल दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चा लोग।